नमस्ते सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्ते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर। कृपया सभी म्यूट कर लीजिए। सर जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। खुशखबरी की बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग को छोड़कर साइकोलॉजी ऑफ मनी का कंप्लीट कोर्स आज पूरा होने जा रहा है और इसके बाद हम कल एक नए कोर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है जी। और डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स मैंने किसी रीजन से होल्ड रखा है, इसी वीक में हम उसको दोबारा करेंगे 2 दिन के लिए, लेकिन वो जो करवाएंगे वो डे टाइम में अवेलेबल होते हैं, तो इस वजह से उसका हमें टाइम चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और इतने सारे टॉपिक्स कवर करते करते हमने एक अच्छा सफर तय किया है। इन 35-40 दिनों में हमने समझा कि साइकोलॉजी कितनी जरूरी है। पैसे को लेके मेरा मनोविज्ञान क्या है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है, हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, जीवन है तो पैसा चाहिए, और अगर मैं साधु संत या बाबा या कुछ भी हूं तो भी मुझे जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। इस चीज को हमने समझा। और लाइफ की एक जो बड़ी उलझन होती है कि हम चीजों से जो दूर भागते हैं मिथ्य बना के कि पैसा गलत है, पैसा ऐसा है, पैसा वैसा है, वो मिथ्य से हम लोग कहीं ना कहीं रूबरू हुए कि ये मिथ्य नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, और अधिकार क्यों है? क्योंकि इसको किस्मत नहीं नहीं बनाया, पैसे को हमने बनाया है, इसलिए हमारा अधिकार है। जो चीज हमने बनाई वो तो हमारा अधिकार है ना। अगर मान लो इंसान ने कपड़े बनाए तो कपड़े डालना हमारा अधिकार है, अधिकार है ना। और ऐसी हजारों चीजें जो इंसान ने बनाई वो सब चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसमें हमारा जात पात धर्म कोई चीज बीच में नहीं आती है, बस चीजें अलग हो जाती हैं। जरूरत सबकी बराबर की है। तो ये हमने समझा अपने इस लंबे सफर में, क्योंकि साइकोलॉजी के कोर्स जो होते हैं वो थोड़े पकाऊ होते हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है कि जी बहुत पैसेंजर ट्रेन की तरह ये चलते हैं। बट यस, एक बार पटरी बिछ जाने के बाद ना, आप चाहे कितने साल ट्रेन चलाते रहो, एक्चुअल में आपने गलत पहचाना कि ये जो कोर्स होते हैं ये पैसेंजर ट्रेन की तरह होता है। ये ट्रेन होती नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ पटरी होती है, फाउंडेशन होती है। ट्रेन तो अब चलानी है इसके ऊपर। जो आपकी सक्सेस है ना, और जो आपकी सक्सेस की स्पीड है, दैट इज ट्रेन ओनली। तो आपको ये चीज अपने दिमाग के अंदर रखनी है। ये नहीं समझना कि हमने कोई पैसेंजर ट्रेन का सफर किया है, हमने सिर्फ फाउंडेशन बनाई है अपने ब्रेन में। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज का हमारा टॉपिक है कि एक ऐसी और क्रिटिक है हमारे लाइफ के अंदर जो हमें रोकता है आगे बढ़ने से। ऐसी क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं घबरा जाता हूँ। ठीक है जी। और समटाइम्स जीवन की जो यूनिक मोमेंट्स होती हैं लाइफ की, उन यूनिक मोमेंट्स जिनका मैं सालों से इंतजार कर रहा था, उन मोमेंट्स में ही टकराव ऐसा हो जाता है मेरा कि मैं कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, जिसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर, जिसकी हम तैयारी करते हैं हमेशा से ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट, ऐसा बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इज दिस ट्रूथ और फेक, मिथ्य? मेरे लिए तो नहीं है, मतलब ट्रूथ ये, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है जी। यस एग्जैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि मैंने 20 साल पढ़ाई करी और मैं इंटरव्यू में जाके फंस गया क्योंकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था इंटरव्यू के अंदर। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, सोचा समझा और सीखा, बट मैं स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाया। मुझे सब पता था लेकिन मैं उसको यूज में नहीं ला पाया अपने जीवन के अंदर। और शादी के लिए लड़की पसंद करने जा रहा था तो एक्सप्रेस नहीं कर पाया खुद को, और लड़की रिजेक्ट करके चली गई या लड़का रिजेक्ट करके चला गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। और उसके बाद मुझे मेरी मुलाकात हुई कुछ महाबुद्धिजीवी लोगों से, जिन्होंने थमाए मेरे हाथ में कुछ चीजें। लिया वही जो मुझे चाहिए था, लाइक पैसा, लेकिन बदले में क्या दिया? जी आप तो डिप्रेशन में चले गए हो, ये डिप्रेशन की दवाई खाओ अब आप। ठीक है जी, आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है, आप तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप ये दवाई खाओ। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट हो गया। ऐसा क्या जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट बना देता है? इसको बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में नर्वसनेस। ठीक है जी। जो 100 में से
94% लोगों की बिना मतलब की एक प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड नर्वसनेस। ठीक है, और नर्वसनेस के बहुत सारे कारण होते हैं। अब नर्वसनेस क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर 1000 टाइप्स के केमिकल होते हैं ना, उन केमिकलों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हम डोपामाइन, डोपामाइन को स्टॉप कर देता है। आदमी नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, ऐसे तो हमारी क्लास में भी बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे जो मुझसे बेहतर क्लास ले सकते हैं, मुझसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, मुझसे बेहतर आप लोगों के पास चीजें हैं, लेकिन कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, और ऐसे हमारे समाज में हजारों लोग हैं जिनके साथ जब आप बैठोगे और दुनिया की बात करोगे तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आप कहोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, आप इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाते। नहीं यार, मैं वहां नहीं आऊंगा, नर्वस है। ठीक है, और एक अमीर आदमी को नर्वस होना शोभा नहीं देता। ठीक है जी, अमीर आदमी वो होता है जिसके बैग, घर से बैग लेके जो निकलता है, समझ गए आप, बैग लेके निकलता है अमीर आदमी घर से, अटैची, आपने देखा होगा पहले जमाने में अटैची, लेकिन उसके अटैची में लोग पूछते थे भैया बाहर जा रहे हो, कह रहे नहीं बाहर नहीं जा रहा, फिर अटैची क्यों रखे हुए, कुछ जरूरी सामान है। ठीक है, मोरी नाम के एक बड़े जबरदस्त लेखक हुए हैं, वो हमेशा अटैची लेके ही घर से बाहर जाते थे और पूछते थे इसमें क्या जरूरी सामान है, बाहर जा रहे हो, नहीं आप तो 4 घंटे में ही ऑफिस से आ जाते हो तो अटैची लेके क्यों जाते हो, क्या इसमें लंच बॉक्स है, कह रहा नहीं, तो इसमें कोई बिजनेस के फाइल वाइल है, कह रहा नहीं, तो इसमें है क्या, कह रहा जी इसमें मेरी इज्जत भी है और मेरी बेइज्जती भी है। ठीक है, अटैची लेके निकलता हूँ तो लोग इज्जतदार आदमी की नजर से देखते हैं, और अटैची लेके नहीं निकलता तो लोग समझते हैं कोई मजदूर जा रहा है। पहले जमाने में ऐसा अटैची, जैसे आज एप्पल का फोन, एप्पल का लैपटॉप आपका स्टेटस सिंबल है ना, तो पहले जमाने में आपकी अटैची स्टेटस सिंबल कहलाया करती थी। हमेशा से ही अटैची को स्टेटस सिंबल माना गया था, राइट। तो समझ में आ गया कि एक अमीर आदमी के बैग में इज्जत और बेइज्जती दोनों चीजें होती हैं। लेकिन जो नर्वसनेस है ना, वो नर्वसनेस अमीर आदमी को शोभा नहीं देती। मतलब घबरा जाना आपको शोभा नहीं देता, अपने टैलेंट को स्वयं से किल कर लेना आपको शोभा नहीं देता। तो साइकोलॉजी कहती है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कारण ढूंढ लो कि आप क्यों घबरा जाते हो, और कारण ढूंढना आसान है। कोई तो ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं आता होगा और उसको मौका मिला और वो पूरी की पूरी स्टेज खा गया व्यक्ति, ऐसा ही होता है, कुछ भी नहीं पता लेकिन पूरी की पूरी स्टेज खा जाएगा वो आदमी। और कोई ऐसा होगा जिसको सब कुछ आता रहेगा लेकिन वो अपने हाथ पैर ऐसे पकड़ के बैठा रहेगा कि मेरा नंबर ना आ जाए गलती से भी, मुझे ना बुला ले, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा, दैट इज स्टेज फियर। इसके अलावा ऐसी 1000 घटनाएं हैं, अच्छे जगह से पढ़े हुए हो, सब कुछ किया हुआ है, इंटरव्यू देने से घबरा गए लोग। ठीक है जी, या फिर सब कुछ होते हुए आपने अपने आप को सब कुछ नहीं माना, दैट इज नर्वसनेस। जो व्यक्ति नर्वस हो गया, मतलब उसने किताबें तो लिखी, नोट्स तो बहुत बनाए अपने जीवन के अंदर, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति गया उसके सारे नोट्स उठा के उसने एक बुक बनवा ली और अपने लेखक में अपना नाम लिख दिया, बोला जी लेखक तो मैं हूँ। और जिसका कंटेंट था वो बाद में केस कर रहा है जी, बुक तो मेरी थी, तो कह रहा जी पेटेंट तो मैंने करवाया ना, लेखक तो मैं हूं ना। और फिर कानून कहता है हाँ जी जिसने पेटेंट करवाया लेखक वो है, फिर चाहे आप कितने पेपर लेके घूमते रहो। ऐसा ही होता है, मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ या मैं अपनी मेहनत को खुल के जीना भी जानता हूँ, मैं अपनी मेहनत को दुनिया के सामने लाना भी जानता हूँ, मैं सिर्फ टैलेंट को अपने अंदर दबाए हुए हूँ या मैं उस टैलेंट को बाहरी रूप पे दुनिया को दिखाना जानता हूँ। और अगर मुझे कोई चीज रोकती है तो दैट इज कॉल्ड नर्वसनेस ओनली। नर्वसनेस के अलावा तो कोई चीज नहीं है जो हमें रोक सकती है आगे बढ़ने से। और मैं नर्वस होता क्यों हूँ, मेरे नर्वस होने के पीछे के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है न्यूमरोलॉजी की एक रेमेडी। न्यूमरोलॉजी जो है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, न्यूमरोलॉजी में एक रेमेडी है जिसका नाम है अपनों से सावधान। ठीक है जी, अपने ही सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं हमें नर्वस करने के लिए। अपने हमें क्रिटिसाइज करेंगे, आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनों के सामने हम कुछ करना ही नहीं चाहते। इवन आज के जमाने में
हम अपनों के सामने खुल के हंसते भी नहीं है, ठीक है जी। अपनों के सामने ही खुल के हम अपने टैलेंट की बात भी नहीं करते हैं, और अपनों के सामने ही हमें डर लगता है। ऐसा ही होता है, घरों में लोग नहीं करते खुल के बात, घरों में नहीं लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते कि भागो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, आइदर क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है जी। ये जो छोटा 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 क्रिटिज्म होता है ना, ये बाहरी क्रिटिज्म हमारी साइकोलॉजी पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट डाल देता है। इवन हाउ टू टॉक विद योर चिल्ड्रन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं। कारण क्या है कि हमने अपने सराउंडिंग, इस माहौल को देख लिया। पहला कारण तो ये हो गया नर्वसनेस का। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि मेरे पास एक चीज की बड़ी कमी रही है, और ये हमारे हिंदुस्तान का ना एक सिस्टम है कि मैं एक चीज को बहुत कम देखता हूँ, दैट इज कोल्ड। मैं अगर कमरे से बाहर जाता हूँ ना, तो लाइट बंद करनी भूल जाता हूँ, छोड़ जाता हूँ, लाइट को खुला छोड़ जाता हूँ। और अगर मेरा बिल ज्यादा आ गया तो मैं लाइट को बंद करूंगा, ठीक है जी। और मैक्सिमम टाइम पे मैं इस प्रोसेस को समझना नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में ऑन क्या है और मेरी लाइफ में ऑफ क्या है। मतलब मैं अपने लक्ष्य को लेकर जो मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उस प्रिपरेशन के लिए तैयारी नहीं करता, ऑन नहीं करता उस चीज को जो मुझे चाहिए। उल्टा जो ऑन है उसे ऑन रहने देता हूँ। और हो सकता है कि ऑन कोई क्रिटिज्म हो, ऑन कोई दूसरी बात हो जो मेरे काम की ही ना हो। मुझे किस मोमेंट पे अपने ब्रेन का कौन सा बटन दबाना है, मैं उस बटन पर ध्यान ही नहीं देता। मैं नर्वस होता हूँ जब कोई चीज मेरे सामने आती है, मेरा टैलेंट मेरे भीतर होता है, बट मैं कहता हूँ ये तो करे हुए काफी टाइम हो गया, ये तो छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, अब मैं ये काम कैसे करूंगा अपनी लाइफ के अंदर, और मैं घबरा जाता हूँ। दूसरी, हाँ, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज ये है कि एक क्रिटिज्म जो परिवार से आ रहा है, एक जो मैंने स्वयं क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, तीसरा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि मैंने अपने आप को कभी आईने में देखा ही नहीं, ठीक है जी। मैंने कभी इस बात को माना ही नहीं कि आई एम द सुपीरियर। मैंने हमेशा ये माना कि मेरे पास जो है वो कम है, और जो मेरे से ऊपर बैठा है उसके पास वो ज्यादा है। हो सकता है उसके पास ज्यादा हो, लेकिन आपके पास यूनिक तो हो सकता है ना। आप अपने यूनिकनेस पे क्या काम करते हैं। मतलब मैंने शीशे के सामने खड़े होकर कभी ये कमिटमेंट ही नहीं करी कि मैं सुपीरियर हूँ, तो मैं घबराऊंगा कैसे जब मैंने ये मान लिया कि मैं सुपीरियर नहीं हूँ, तब मैं घबरा जाऊंगा। तो ये मेरी घबराहट के कारण है। और पांचवा है कुछ ऐसे बैड अफर्मेशंस जो हम अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज एक, कि जी मैं तो, पेट में दर्द हो जाता है, मेरे को तो घबराहट हो जाती है जब भी कोई ऐसी चीज होती है, मेरे को तो सर में चक्कर आने लग जाता है, मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो वैसा हो जाता है। अपने ब्रेन के अंदर आपने पहले से ही तैयारी कर ली कि कोई भी घटना जब मेरे जीवन के अंदर आएगी, और जब मुझे उस घटना को फेस करना होगा, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब नर्वसनेस के पीछे इतने सारे कारण निकल के आ रहे हैं कि जब मैं समझूं कि जब सही वक्त आता है किसी चीज को फेस करने का, तो मैं या तो पैनिक हो जाऊंगा, और या फिर मैं उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा। बट व्हाट अबाउट योर टैलेंट, उस वक्त आपके टैलेंट का क्या। व्हाट अबाउट योर एजुकेशन, आपके एजुकेशन का क्या। एंड व्हाट अबाउट योर कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस का क्या। उस केस के अंदर हमें कोई भी चीज नजर नहीं आती फिर, ना टैलेंट, ना कॉन्फिडेंस, ना एजुकेशन। उस टाइम पे किसी भी तरीके से स्थिति से बाहर आना है, आर या पार आना है। और मैक्सिमम केसेस में ये बिल्कुल वैसी उड़ान है अपने जीवन के अंदर कि बस पतंग को हवा में जाना है, डोर कच्ची हो या पक्की, ऊपर से जाके कट जाएगी तो वापस हाथ में नहीं आएगी। पतंग जब कटती है उसी के हाथ में तो नहीं आती, जोड़ आ रहा होता है। एक आधे परसेंट केस में आ भी सकती है, भारत है ये, लेकिन 99% में पतंग दूसरे के हाथ में ही जाती है उस टाइम के अंदर। और अगर हमने डोर ठीक से नहीं संभाली तो मामला खराब है हमारी लाइफ का। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ टेक्निकल है,
ठीक है जी। और आप उस टेक्निकलिटी के ऊपर क्या काम करते हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको कुछ स्टंट अपने जीवन के अंदर सीखने होंगे जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है जी। आपको किसी भी मुद्दे में आपकी मास्टरी हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो सकती है अपनी लाइफ के अंदर, और कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि ये मेरी फील्ड है। अब यहाँ पे मास्टरी शब्द को हम कुछ मिनटों के लिए हटा देते हैं। मान लो आप एक वो हैं, क्या नाम है, मेडिटेशन करवाने वाले टीचर हैं, और अभी नए नए टीचर बने हैं या आप बनना चाहते हैं, अभी आपको आता नहीं है करवाना बहुत अच्छे से। तो आप यूनिक क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, कि आप नर्वसनेस को फेस ही ना करें। आप इसमें यूनिक स्टंट क्या कर सकते हैं? सिंपल। पहली बात, कुछ ऐसा बोलो जो पहले कभी किसी ने सुना ही ना हो, ताकि कोई आपकी कमी ना पकड़ सके। राइट? यूनिकनेस क्रिएट करनी है ना आपको अपनी घबराहट को खत्म करने के लिए। अब भैया आपने भारत के मेडिटेशन तो करे होंगे सारे, चाइना के भी करे होंगे, नेपाल भूटान के भी किए होंगे, रशिया के नहीं करे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना। आप 15 से 20 मिनट 30 मिनट कैथलिक मेडिटेशन के ऊपर फोकस करो कि कैथलिक कैसे मेडिटेशन करते हैं, बस। और फिर जब आप समझाओगे तो सामने वाले के पास सवाल ही नहीं होगा आपके खिलाफ। आपके खिलाफ सवाल ही नहीं होगा। नर्वसनेस तो बहुत दूर की बात है, वो क्यूरियोसिटी से आपकी तरफ ही देखेगा कि सर जी ये कैसे करवाया आपने, ये तो आज तक नहीं सीखा हमने, ये तो हमने आज तक नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। और उस वक्त पे आपने अपने कम टैलेंट के साथ बड़ी परफॉर्मेंस दी, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आपने अपने कम टैलेंट के साथ दी, जिस वक्त आपने यूनिकनेस क्रिएट करी। इसका मतलब ये चीज क्या कहती है? किताबें पढ़ो, अपने आप तक सीमित मत रहो। भौतिक दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड से रिलेटेड साइंस क्या कर रही है, स्पिरिचुअलिटी क्या कर रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, अपने आसपास के सराउंडिंग को पढ़ो। और पढ़ने के लिए हफ्ते में 2 घंटे तो निकाले जा ही सकते हैं। ठीक है जी। अगर आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं है कि आपको 2 घंटे निकालने पड़ते हैं। हम सबके पास अलादीन का चिराग है, गूगल बाबा। कहीं भी बैठ के आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकते हो। विकिपीडिया पीडिया है, quora.com है, यहाँ पे आपको सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। राइट? अपने सराउंडिंग को रीड करो, जो भी आपका सराउंडिंग है। आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस मोमेंट के ऊपर। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है बिल गेट्स का, तो आप नाम ले रहे हो बिल गेट्स का, तो उसके साथ कंपटीशन चल रहा है ना, लास्ट ईयर उसके शेयर इतने कम हो गए थे, गेम ओवर। उसको नहीं पता कि उसका कंपटीशन भी चल रहा है, या शेयर डूबे या नहीं डूबे। आपका स्टंट आपके काम आएगा। ठीक है? हम स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं ना, स्कूल के बच्चों को मास्टर जी कहते हैं नालायक है, हम कहते हैं जी होशियार है। ठीक है जी। मास्टर जी कहते हैं इसको कुछ याद नहीं होता। 15 मिनट में उस बच्चे को ले जाके आप भारत के 16 प्रधानमंत्रियों के नाम याद करवा दो सिर्फ। अब मास्टर जी से जाके वो पूछेगा, मास्टर जी 10वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? मास्टर जी को तो पता नहीं, आधे स्कूल को ही नहीं पता होगा साथ में, कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अपनी क्लास में ही नहीं पता होगा भारत के 8वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। हर किसी को नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेबल स्टंट्स। ठीक है? ये हमारे पास होने चाहिए कि जब कभी हम ऐसे लोगों के बीच में फंस जाएं जहां पे हमें अपना टैलेंट कमजोर लगे और हम नर्वस फील करें, वहां पे हम इंस्टेंट को प्ले करें। वहां पे टॉपिक छेड़ दो पॉलिटिक्स का और पूछो जी भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री का क्या नाम था। बोले हाँ, अच्छा 8वें का क्या नाम था, हाँ आपको पता है भारत में कितने प्रधान। आप टॉपिक को ऐसे डिवर्ट कर गए, आप टॉपिक को अपनी मास्टरी पे ले गए। अब वो सब नर्वस है कि यार इस आदमी के पास तो बहुत कुछ है। ये एक बड़ी सिंपल ट्रिक मानी जाती है। इफ यू आर नॉट टेक्निकल इन मतलब जर्नल अगर हम जनरल नॉलेज के अंदर अगर हम लोग टेक्निकल नहीं हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में कहीं भी खड़े हो, आप नर्वसनेस को फेस जरूर करोगे। ठीक है जी। अगर आप टेक्निकल हो तो आपको नर्वसनेस आपसे बहुत दूर रहने वाली है, और आपका जो मैनिपुलेशन स्किल है वो बहुत जबरदस्त काम करने वाला है, बहुत जबरदस्त। उस केस के अंदर हम फंस नहीं रहे हैं जब मेरे पास 10 तीर है मेरी तरकश के अंदर, और कोई मुझसे लड़ने आए
मैं उसके मतलब का तीर ही नहीं चला रहा, मैं ऐसा तीर चला रहा हूँ जिसने आज तक देखा ही नहीं, और उसको डरा के रखा हुआ है कि ये तीर तो बहुत जबरदस्त है, ये तो ऐसा कर देगा। अब मेरी तरकश में 10 स्टंट होने चाहिए मेरी लाइफ के अंदर, 10 ऐसी चीजें जो मुझे आती हैं और मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि दूसरों को नहीं आती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जी, भारत की कौन से स्टेट के क्या नाम है, मुख्यमंत्रियों के नाम बताओ, कितने मुख्यमंत्री हैं भारत में, और लास्ट 3 मंथ में कितने मुख्यमंत्री अदला बदली हुए हैं। तो आदमी घबराया रहेगा। इसके लिए क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा आपको रीडिंग करनी है, अपडेट रहेंगे आपके पास सारे के सारे। ऐसे स्टंट्स कि आपने 50 वर्ड लिखे दीवार के ऊपर, 50 शब्दों को याद कर लिया। ठीक है जी, याद कैसे करना है वो अपनी मेमोरी वाली क्लास देख लेना, आपको याद आ जाएगा। और किसी को बोलो, देखो जी मैं 50 शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी रैंडम शब्द लिख रहा हूँ, हाँ आप याद करके दिखाओ। वो आदमी कहेगा जी मेरे को तो नहीं आता। आप बोलना, लाओ मैं बताता हूँ, आप ये शब्द सारे के सारे अपने पास रखो, हाँ मैं बोल के बताता हूँ। वो आदमी हिल जाएगा, कहेगा ये कर क्या रहा है भैया, इसकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, और मैं कहाँ। अब नर्वस कौन है? कोई और नर्वस है, आप नर्वस नहीं है। मैथ के फॉर्मूलेज हैं, इंस्टेंट आती होंगी ट्रिक्स आपको। आप मैं मतलब आप मेरे को लिखो क्या नाम है, मैं सवाल आप लिखो सवाल, मैं आपको जवाब लिख के दूंगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं, 5 मिनट 10 मिनट सीख जाते हैं हम, लेकिन हम ना अपनी पॉकेट में नहीं रखते। यू नो वाई? वाई? हमारी अटैची तो है, हमारे पास अटैची तो है, लेकिन उस अटैची में क्या है? बेइज्जती, और दूसरी तरफ है बेइज्जती का डर। इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है, इसी वजह से हम नर्वस हो जाते हैं। और मैंने कहा अमीर के अटैची में दोनों चीज होती है, इज्जत और बेइज्जती। ठीक है जी। अगर इज्जत प्यारी है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो भैया इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन भी चाहिए। डर नहीं चाहिए, वेपन चाहिए। और वो वेपन क्या है? वेपन है हमारा स्किल। अगर हमारा स्किल वेपन है तो आप चुटकी में बोल दोगे 8वें प्रधानमंत्री का नाम, 8 प्लेट, ओहो राजीव गांधी होगा जी, तीसरा नंबर इंदिरा गांधी जी, छठा नंबर इंदिरा गांधी जी, 13 नंबर इंदर सिंह गुजराल जी। फिर आप धड़ाधड़ बोलो कितने ज्यादा प्रधानमंत्री हो, 15-16 तो हुए हैं। ठीक है जी, और उनमें से भी कुछ 10-10 साल टिक गए, कोई 2-2 बार बन गए, कोई 3-3 बार बन गए। मोटा मोटा तो हमें 11 नाम 12 नाम याद करने हैं। 2 बार अटल बिहारी बन गए, 2 बार मनमोहन सिंह जी बन गए, 2 बार मोदी बन गया, 2 बार इंदिरा गांधी बन गई। मोटे मोटे हमें 10-12 नाम याद करने हैं। ये जो स्किल है ना, ये कोई छोटा मोटा स्किल नहीं है। कहने में आसान है, लेकिन अगर हम अपनी अंतरात्मा से पूछें, हमें नहीं पता हमारे देश के टोटल प्रधानमंत्री कितने हुए हैं। घबराहट हो जाएगी सामने वाले को आपसे, कि इस आदमी ने जो सवाल पूछा उसका जो, अच्छा आपको इतना भी नहीं पता भाई साहब? ये तो बच्चों बच्चों को पता होता है, बस इतना ही बोलना है, वहां पे आप सुपीरियर हो। कहते हैं कि अगर आपको आज की डेट में अपना दमखम दिखाना है, तो आपका दमखम एक ही चीज से हो सकता है कि आप कितने स्किल ओरिएंटेड हो। और स्किल जरूरी नहीं है कि आपके प्रोफेशन से रिलेट करता हो, ये बात आपको माइंड में लेके चलनी है। कितने फिल्म स्टार विग लगाते हैं और कितने फिल्म स्टार नहीं लगाते, ये इसका डेटा है आपके पास? एक बार निकाल दो डेटा, उसके बाद आप बात करो। जैसे आप फैक्ट्स पे आना शुरू करोगे ना, उस वक्त लोग आपको भूल जाएंगे, उस वक्त लोग कुछ और याद रखेंगे आपके साथ। अब आप क्या कर रहे हो? अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल रहे हो। जैसे कि आपने कहा कि भैया नर्वसनेस डोपामिन को रोक देता है, यही बोला ना मैंने कि डोपामिन को रोक देता है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ डोपामिन को ही क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड के अंदर। जब ऐसा कोई स्टंट करोगे, आप तो कॉन्फिडेंट हो और आप खुश भी हो, क्योंकि आपको पता है सामने वाले के पास जवाब नहीं है। ऐसे 1000 स्टंट हो सकते हैं। ठीक है जी। जब ऐसी चीजें आपके पास हैं और आप नर्वस नहीं हो, लेकिन सामने वाला जहां नर्वस हो जाएगा, तो वहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और अपने टैलेंट को यूज करने के लिए कोई जरूरी बात नहीं है कि भैया मैं क्या नाम है वही करूं जो मैंने पढ़ा है। जो मैंने नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो तो मेरे कॉम्पिटिटर ने भी पढ़ा है, राइट? लेकिन जो मेरे कॉम्पिटिटर ने नहीं पढ़ा वो मैंने पढ़ा है क्या? और अगर वो मैंने पढ़ा है तो वो मेरा कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा, उसी मोमेंट पे वो मेरा कॉम्पिटिटर खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, मेरे पास कुछ अलग है। और जब मेरे पास एक्स्ट्रा और अलग है, तो मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ, जितने भी सिंगल सेलर है ना, आप सिर्फ रेकी सिखाते हो, मान लो ओनली रेकी सिखाते हो,
तो फंसे रहोगे। कॉम्पिटिटर ही कॉम्पिटिटर है आपके आसपास। रेकी के साथ कोई दूसरा कोर्स भी आपको आना चाहिए, क्रिस्टल हीलिंग आना चाहिए, आपको क्या नाम है आकाशिक रिकॉर्ड आने चाहिए, आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म आने चाहिए, 10-15 कोर्स आते हैं ना। तो अब क्या है कि आपका कॉम्पिटिटर जो अकेला रेकी सिखाता था वो आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा। अब आपका कॉम्पिटिटर बदल गए हैं, कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन बदल गई है। अब आपके कॉम्पिटिटर भी मल्टीप्लाई हो गए हैं और आपका स्किल भी मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन उसमें क्या है, नाउ यू आर ऑप्शनल। जिस भी फील्ड में जहां भी हो आप, सिंगल सेलर हमेशा फंसता है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो ना, तो आप उस प्रोडक्ट पे मास्टरी हासिल कर लेते हो ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 महीने में, लेकिन उसके बाद वही प्रोडक्ट आपके लिए बोरिंग हो जाता है लाइफ के अंदर, क्योंकि आप सिंगल हो गए ना। अब आपको कुछ अलग करना है, और अलग करने के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स चाहिए, और वो डिफरेंट स्किल ही आपको बूस्ट करते हैं। दूसरा चीज, विदाउट प्रिपरेशन हम लाइफ में जो भी करते हैं विदाउट प्रिपरेशन, वो हमेशा हमें नर्वसनेस के सामने लाके खड़ा कर देता है। मतलब वो हमें नर्वस करने का सबसे बड़ा रीजन है। मैं क्या प्रिपरेशन नहीं करता, मैं प्रिपरेशन अपने घर से ही नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर मुझे ये रूट कोज मिल रहा है कि मेरे घर से क्रिटिसाइज मुझे किया जाता है, तो मुझे पहले अपने घर से ही काम करना होगा, अपने रूट पे ही काम करना होगा। पहले अपने स्किल को कहाँ दिखाना होगा, अपने घर पे ही दिखाना होगा, ताकि घर वाले कह सके जी हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत जीनियस बच्चा है, इससे तो किसी भी सवाल का जवाब पूछ लो, ये तो सब कुछ बताएगा। और उस टैलेंट को अपने उसमें फिट करने के लिए, अपने मयान में फिट करने के लिए हमारा सीखने के ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है जी, अगर सीखने को ऊपर फोकस होगा तभी काम कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है, आइदर तो आप सिर्फ मरने के लिए हम पैदा पैदा हुए हैं, और आइदर हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। ये सबको पता है एक दिन जाना है, राइट। लेकिन किसने रोका है कि पूरी दुनिया के बारे में जान के मत जाना? किसी ने रोका कि पूरी दुनिया के बारे में जान के मत जाना? किसी ने रोका कि अपने आप को सेक्रीफाइस करके जीना? इसके लिए भी नहीं रोका, पर हम करते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं किसको कितनी आयु चाहिए, तो सब लंबी आयु की बात करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि जी मेरी आयु लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और बहुत सारा पैसा हो। ये 3 चीजें हम मांगते हैं। लेकिन अगर इसको उल्टा बोलना हो तो, कि मैं तो जी बुढ़ापे की डिमांड कर रहा हूँ, मेरे पास बुढ़ापा हो बढ़िया वाला, ऐसा बोलते हैं हम कभी? नहीं बोलते। हम बोलते हैं आयु लंबी हो। हम बुढ़ापे का जो प्रॉफिट है उसकी तरफ फोकस ही नहीं करते। बुढ़ापे का अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कमांडेड रहते हो आप बुढ़ापे में बहुत ज्यादा। लेकिन हम बुढ़ापे की बात नहीं करते, हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, कि मेरी आयु लंबी हो। और यहीं पे डिस्कनेक्ट है सारा, कि मैं देख क्या रहा हूँ। और टेक्निकलिटी क्या है? टेक्निकलिटी ये है कि भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ 7-7.5 इंच की दाढ़ी लेके। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन ये पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी ना दाढ़ी मेरी, उस दिन पैसे से मैं हजारों गुना बढ़ जाऊंगा। क्योंकि लोगों को व्हाइट दाढ़ी वाले बाबे पसंद है, काली दाढ़ी वाले पसंद नहीं है। मानते हो आपके? नहीं मानते। लोग कहते हैं जी इसकी दाढ़ी है व्हाइट तो इसके पास ज्ञान है। यही सच्चाई है। और इधर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, भारत के संतों की, लोग यही ढूंढते हैं। ठीक है जी, अगर आप सिर्फ ज्ञान की बात करो, इधर यू आप आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपके पास दाढ़ी चिट्टी होनी चाहिए। व्हाइट बाल का भी फायदा, व्हाइट दाढ़ी का, लेकिन हमने उस फायदे को हमेशा इग्नोर किया। हमने उस फायदे से स्वयं को क्रिटिसाइज कर लिया। अच्छा मेरे तो बाल चिट्टे हो रहे हैं, लग रहा है मेरे को टेंशन हो गई ऐसा, अरे ये तो प्रोसेस है, होना ही होना है। लेकिन मैंने स्वयं को क्रिटिसाइज क्यों कर लिया? ये चीज तो मेरे लिए गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है। मतलब मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज कर लिया कि मेरे बाल वाइट हो रहे हैं मेरे। मैं क्यों नहीं स्वीकार करूं अपने जीवन में उन चीजों को जो एक प्रोसेस का हिस्सा है मेरी लाइफ के अंदर। ठीक है, जवान बने रहना दिल से होता है जी। पहले पहले मैं दिल से जवान होना चाहिए हूँ। और दिल से जवान वो होता है जो हर चीज को एक्सेप्ट करना जानता है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो नर्वसनेस है वो किस बात की है? कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। लेकिन मैंने अपने बूढ़े होने के फायदे को नहीं देखा। बूढ़े का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बेजान हो जाऊंगा, मुझ में जान नहीं होगी, या मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। बूढ़े होने का मतलब है मैं पहले से ज्यादा समझदार हूँ, पहले से ज्यादा अनुभवी हूँ,
पहले से ज्यादा पैसे वाला हूँ, पहले से ज्यादा चीजों को बेहतरीन तरीके से समझता हूँ। इसके तो 1000 पॉजिटिव मीनिंग हैं। पहले 2 ही बच्चों के भरोसे रहता था, अभी 2 बच्चों के आगे 3-3 बच्चे हो रहे हैं। अभी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास 2 बच्चे नहीं है, मेरे पास 8 बच्चे हैं। बहुत कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा, लेकिन क्योंकि हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते, और हम स्वीकार नहीं करते स्वयं को भी। कहाँ पे स्वयं को स्वीकार नहीं करते? हम स्वयं को क्रिटिसाइज करते हैं, स्वयं के अंदर कमी ढूंढते हैं पहले खुद। मेरी नाक छोटी, मेरी नाक बड़ी, मेरी आंख ऐसी, मेरी आंख ऐसी, मैं गोरा, मैं काला, मेरे बाल कम, उसके बाल ज्यादा। सेल्फ कंपैरिजन ऐसा निकालते हैं, और उसके बाद जहां पे भी खड़े होंगे वहां पे स्वयं को नर्वस कर लेंगे। राइट? ऐसा ही होता है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। 100 गंजे एक लाइन में खड़े हैं, क्या सबकी शक्लें मिलती हैं? सब एक जैसे दिखते हैं? कोई भी नहीं दिखता ना, सब यूनिक हैं। लेकिन आपने क्यों मान लिया भाई मैं गंजा हूं? बाल वाले के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? बाल वाले को कंपेयर करने दो, बाल वाले को समझाओ भाई तेरा भी दिन आ सकता है, डर के रहा कर, हमारी तो लग गई नहीं है पार, अपना सोच के चलियो। ऐसा क्यों मान लिया कि भाई मेरे बाल नहीं है, उसके बाल अच्छे हैं? ऐसा मान ही क्यों लिया? स्वयं को क्रिटिसाइज किया, और फिर स्वयं ने ही शेम फील किया कहीं पे जाके, स्वयं ही शेम फील करता है। अब मैं मोटा हूं या पतला हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मैं हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे को तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं है। मैं अलग हूं, बस एक फील जो आपको कभी नर्वस नहीं होने देगी, दैट इज वॉट, मैं अलग हूँ। कोई मुझे कहे भाई साहब आप पतले हो, नहीं भाई साहब मैं तो अलग दिखता हूँ, अलग दिखने के लिए ऐसा रहता हूँ। कोई कहे जी आप मोटे हो, हाँ जी मैं अलग दिखने के लिए ऐसा बना रखा है मैंने खुद को, भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया है कि ताकि मैं सबसे अलग दिखूं। हमने स्वयं के क्रिटिज्म को जिस मोमेंट पे खत्म किया ना, उस मोमेंट के ऊपर हमारा नर्वसनेस खत्म होगा। उसी मोमेंट पे मेरा ब्रेन नर्वसनेस को रिलीज नहीं कर पाएगा। उस मोमेंट पे मेरा ब्रेन डोपामाइन को रिलीज करेगा। उस मोमेंट पे मैं स्वयं को कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा। अब भैया वो कौन सी इज्जत है जो दूसरों के हाथ में है हमेशा, और दूसरे जब चाहे उड़ा दे, दूसरे जब चाहे कहते जी आप तो पतले हो, आप तो मोटे हो, आप तो काले हो, आप गोरे हो। मैंने मतलब मैंने अपनी इज्जत आपको दे रखी है और मैं ही शेम फील कर रहा हूँ? ये तो नॉनसेंस हुई ना, कि मैंने अपनी इज्जत दूसरे आदमी के हाथ में दे दी, और वो जैसे चाहे उसके साथ प्ले कर रहा है, और बाद में शेम भी मुझे ही फील करवा रहा है कि आप ऐसे हो। नो, आई एम यूनिक, और मैं यूनिक रहा हूं और यूनिक रहूंगा हमेशा, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। हम भी क्लास में अभी 100 लोग हैं, क्या हम 100 की 100 की शक्लें मिलती हैं क्या? लेकिन नाक तो सबके पास है, आंख तो सबके पास है, कान भी सबके पास है, बाल भी सबके पास हैं, लेकिन किसी की शक्ल मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो मतलब हम एक दूसरे में कमी निकाल सकते हैं क्या? लॉजिकली तो कोई कमी है ही नहीं, हम एक दूसरे को कमी तो हम निकाल ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से। बट हम सब डरते हैं कि कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलेगा, कोई ये क्यों कह देगा, कोई वो क्यों कह देगा। और ये जो डर है, यही नर्वसनेस है हमारे भीतर की। और जितनी ज्यादा नर्वसनेस है, उतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के अंदर, उतना ज्यादा हम चीजों को करने से डरते हैं। मतलब स्टेप नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, घबरा जाते हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम घबरा जाते हैं। स्टेप लेना सीखो ममता बनर्जी से, जिसने, क्या नाम है, जब ममता बनर्जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, अपनी रैली में थोड़ी भाषण दिया था उसने पहली बार, किसी और की रैली में थी, किसी और की भीड़ लगी हुई थी, बीच में जाके खड़ी हो गई, मुझे कुछ बोलना है, और 1 घंटे तक माइक ही नहीं छोड़ा। माइक लेके खड़ी रही, 1 घंटे तक बोलती रही बंगाली के अंदर। आज देख लो, आज एक टांग पे भी इलेक्शन लड़ लेती है। नर्वसनेस नहीं है ना, ओवर हो गई नर्वसनेस बिल्कुल। और टक्कर किसको दे रही है? जो किंग है इस टाइम पे, मतलब उसको टक्कर दे रही है, और बेहतरीन तरीके से टक्कर दे रही है। नर्वसनेस नहीं है ना। इधर तो कॉमन मैन तो घबरा जाए कि जी मोदी है, वो घबराई? नहीं घबराई, अपने मंच पे बोली ही नहीं वो पहली बार। दूसरे सीएम की रैली चल रही थी, एक कार्यकर्ता थी छोटी सी, और अपनी रैली नहीं थी, मतलब अपनी पार्टी की रैली नहीं थी, कांग्रेस की दूसरे की रैली थी। जाके खड़ी हुई, बोली जी मेरे को भी 2 मिनट बोलना है। उसने बोला जी बोल लो, और इसने 1 घंटा माइक नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? किसी दूसरे की स्टेज पे अपने आप को स्टेबल कर दिया, और वो दूसरा आज तक इतिहास ही हो गया, वो दिखाई नहीं देता दोबारा कभी।
जिसकी स्टेज उसने यूज की थी, ठीक है जी। एंड दैट इज द टैलेंट। केजरीवाल ने क्या किया, स्टेज किसकी थी, अरविंद केजरीवाल की, ठीक है। उससे पहले को अन्ना हजारे की स्टेज थी, कोई जानता था अरविंद केजरीवाल को? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, मतलब मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने पहली बार ही किसी शो में आया था जी न्यूज के, तब मैंने वहां पे देखा था, इंडिया गोट टैलेंट या ऐसा कोई शो था, वहां पे पहली बार अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए देखा था। और हमारे लिए तो अन्ना हजारे का शिष्य था, लेकिन उसने स्टेज किस प्रकार से पलटी, ठीक है जी। दैट इज द स्किल। क्या आप अपने टैलेंट को कहाँ एक्सप्लोर करते हो और मूवमेंट में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करते हो। अन्ना हजारे ने जैसे स्टेप बैक लिया, उसने स्टेप अप कर लिया, कह रहे नहीं जी हम तो गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरेंगे। आज का ही मेरे ख्याल से ट्वीट है कि एलजी साहब, आप जिस मकान में रहते हो वो दिल्ली वासियों के टैक्स से आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसके टैक्स पेयर दिल्ली पे वासी हैं सारे के सारे। क्या है ये एक डेयरिंग है कि आप अपने से सीनियर से लड़ रहे हो, लेकिन किसके दम पे लड़ रहे हो, नॉलेज के दम पे, टैलेंट के दम पे, और तो कुछ है ही नहीं, नॉलेज या टैलेंट। और हम अपने नॉलेज और टैलेंट जो भी हमारे पास होता है, हम उसमें अपने कॉम्पिटिटर के डर से अपने आप को सीमित कर लेते हैं। क्यों? कि ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ये मान के रुक जाते हैं। यस यू आर राइट, हो सकता है क्योंकि वो भी सेम फील्ड में है, लेकिन आप थोड़ा सा तो अलग चलो, थोड़ा सा तो एक स्किल एक्स्ट्रा ऐड कर लो, यूनिक, उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा जिस पे वो बात ना कर पाए। अगर वो उस पर बात नहीं कर पाएगा तो गेम ओवर। और जैसे ही आपने उसका गेम ओवर किया, वैसे आप अप हो गए लाइफ के अंदर। और ये एक जीवन का सत्य है, जो यूनिक होगा वही आगे बढ़ेगा। अब मान लो 100 लोगों की भीड़ में आप अकेले हो, काला चश्मा लगा के खड़े हो। अब चश्मा आपके मुंह के साइज के जितना बड़ा है, तब भी आप खूबसूरत लगोगे, क्योंकि उन 100 में से 99 लोगों ने वो चश्मा नहीं लगा रखा, आपने लगा रखा है। दैट इज द यूनिकनेस जो हमें अपने भीतर लेके आनी है। अब मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र को लोग किस नाम से जानते हैं? या तो वो डांसर हैं या व्हाइट जूते डालते हैं, और तो कुछ नहीं है, व्हाइट कलर के जूते डालते हैं या डांसर हैं। अभिषेक बच्चन को आप कैसे जानते हो? या तो फूल वाली शर्ट डाल के आएगा हर मूवी के अंदर, या वो एक ही एक्शन में रहेगा जो धूम में उसने किया था, दूसरा कोई एक्शन ही नहीं करता किसी मूवी के अंदर। अब ये चीजें उनकी यूनिकनेस बन गई हैं। व्हाट अबाउट ओवर यूनिकनेस? मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें मैं कितनी अलग बात कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन तो सिंपल मीनिंग है प्रिपरेशन का, तो तैयारी का मतलब है पढ़ाई। आप ग्लोबल हो जाओ सबसे पहले। डोंट थिंक कि मेरे को इतना ही करना है, मुझे इतना ही बोलना है और मुझे यहीं तक रखना है। अपने आप को सीमित नहीं, पहले स्वयं को असीमित कर दो, अपने आप को ओपन अप कर दो हर उस चीज के लिए जो आप कर सकते हो। अब मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज आती है हिंदी लैंग्वेज हमें, तो आप हिंदी में तो हर एक किताब को पढ़ सकते होंगे, हर एक टॉपिक को भी पढ़ सकते होंगे, लेकिन हम अपनी फील्ड में अपने कंपटीशन के डर की वजह से अपने स्किल को दबा के बैठेंगे, हम नहीं एक्सप्लोर करते। एक बात तो करो। अब मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं पता मैं अगर इंजीनियर हूं तो जापान में इंजीनियरिंग कहाँ पहुंच गई है, वो अपनी फील्ड की नॉलेज लेके बैठा है सिर्फ, और मैं उसी नॉलेज को एक्सप्लोर करके ला रहा हूँ कहाँ से, जापान से, यूएसए से, दूसरी कंट्रियों में ये मोटर कैसे बनती है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो कैसे काम करेंगे। एक बार तो बोलो, उसकी तो हवा ही खराब हो जाएगी। मतलब वो कहेगा कि भैया ये इसको कैसे समझ में आई ये बात, और चीजों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है यूनिकनेस डाल के। एक बार स्किल की प्रैक्टिस करके देख लो, नर्वसनेस कभी जीवन में नहीं आएगी, कभी जीवन में नहीं आएगी। किसने कहा कि आप इंटरव्यू में जाते हो तो एचआर आपको ये कहेगा कि मेरे सवाल का जवाब दो और आप सवाल नहीं पूछ सकते? आप जाते ही एचआर पे बारिश कर दो, जी मैंने सुना है आपकी कंपनी का प्रॉफिट इतना है और दूसरी कंपनियों के प्रॉफिट इतने जा रहे हैं, तो फिर भी मैंने सोचा चलो मैं यही इंटरव्यू दे लेता हूँ। अब एचआर बड़ा या आप बड़े? आपके पास अपनी चीज की नॉलेज है, आप किस प्रकार से काउंटर कर सकते हो। आपका एचआर आपसे
क्वेश्चन पूछे व्हाट अबाउट योर करियर ऑब्जेक्टिव, अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताओ, तो उससे पहले आप ही क्वेश्चन दाग के आ जाओ ना एचआर के ऊपर, सर मेरा जो करियर ऑब्जेक्टिव है ना वो मैंने अपने सीवी के ऊपर मेंशन किया हुआ है और मैं बिल्कुल वही पर्सनैलिटी हूँ। अब वो आपसे पूछेगा कि क्या है आपका करियर ऑब्जेक्टिव, पूछेगा तो मैं तो तैयारी करके जा रहा हूँ, मुझे तो याद है, मैं तो चाहता ही था यही क्वेश्चन पूछो आप मुझसे, अब वही क्वेश्चन पूछूं। अब मैंने लिख दिया कि आई लव रीडिंग बुक्स और प्लेइंग स्पोर्ट्स, और उसने पूछा जी कौन सी बुक्स, और मैं कह के आ गया चेतन भक्त, तो कहेगा यार ये डिमोटिवेटेड इंसान है, इसको छोड़ दो। ठीक है जी, बुक का नाम मत बताओ कभी, राइटर का नाम बता के आओ। जी मैं डॉक्टर ब्रायन की बुक पढ़ता हूँ, और डॉक्टर ब्रायन का तो सुना होगा आपने नाम, तो आप तो काफी अच्छी पोस्ट पे हैं यहाँ पे, आपने तो जरूर पढ़ा होगा उनको। गेम ओवर, बुक का नाम भी नहीं बोलोगे, सिर्फ राइटर का नाम बोल के आओगे ना, उसने नहीं पढ़ा होगा ये बात पक्की है, एंड यू विल विन, क्योंकि आपने उसको एक नहीं 2-3 सवालों पे काउंटर कर दिया है, और वो आपको ना नहीं कह सकता क्योंकि वो आपसे ऊंची कुर्सी पे बैठा है। कहेगा हाँ 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 मैंने सुना है, मैंने पढ़ा, हाँ जी बस उन्हीं की पढ़ी है, उन्हीं की किताबें पढ़ता हूँ मैं, इतना ही बोल के आना होता है। दैट इज द स्किल, कि मैं किस प्रकार से अपने स्किल के दम पे अपनी नर्वसनेस को खत्म कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से अपनी यूनिकनेस के दम पे नर्वसनेस को खत्म कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को अपने साथ जोड़ के क्या कर सकता हूँ, चीजों को खत्म कर सकता हूँ लाइफ के अंदर, जितनी भी नर्वसनेस है उसको खत्म कर सकता हूँ। मेरे को तो ना आप 1000 इंटरव्यू में बिठा दो, 1000 क्लियर करके आऊंगा, 1000 के 1000 इंटरव्यू क्लियर करके आऊंगा, 999 नहीं, पूरे 1000, कोई चैलेंज ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ और कंपनी ऑफर लेटर देगी ही देगी इन एनी केस। आपको कुछ भी पूछा जाता है आप एक घबराहट के मूड में रहते हो, वो घबराहट क्यों, क्योंकि यूनिकनेस कुछ नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब के फियर में रहता हूँ, जबकि मैं स्किल ओरिएंटेड आदमी हूँ, और मैं ये बात जानता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बिना टारगेट पूरे किए सैलरी नहीं देता है, राइट। लिहाज में 1-2 महीना दे देगा अगर आप ज्यादा पुराने हो या ज्यादा नए हो, अदरवाइज सब अपने टारगेट पूरे करवाते हैं उसके बाद सैलरी देते हैं। मैं इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, उसके बावजूद मैं अपने टारगेट पूरे कर रहा हूँ, बट मैं जॉब के फियर में जी रहा हूँ कि मेरी नौकरी चली गई तो, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं करता, इस वजह से मैं स्किल ओरिएंटेड नहीं हूँ। मैंने कभी अपने बॉस को ये नहीं कहा कि सर मैं जो कर रहा हूँ इसके लिए मैं अभी और भी पढ़ रहा हूँ और मेरा सपना है कि मैं इसी फील्ड की सबसे टॉप कंपनी के अंदर काम करूंगा। वो ऐसे आदमी को कभी लूज ही नहीं करना चाहेगा। आप एचसीएल में बैठ के अपने बॉस को बोल रहे हो कि भैया मेरे को तो एक दिन बिल गेट्स के सामने बैठना है और चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, 2-4 खाली किताबें ले जाके ही रख दो वहां पे ऑफिस में कि खाली टाइम में पढ़ लेता हूँ जीए में। वो कहेगा यार ये तो बहुत आगे की सोचता है, ऐसे आदमी को नहीं छोड़ेगा, विजन ओरिएंटेड आदमी को कौन सा बॉस छोड़ देगा। और हम नजर छुपाते हैं, हम इधर उधर भागते हैं बॉस से, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि देख ना ले, कुछ ऐसा ना टोक दे, कुछ ऐसा ना। आप छोटे काम के अंदर हो या बड़े काम के अंदर हो, आपकी यूनिकनेस हमेशा आपको अलग बनाती है, और वो यूनिकनेस जो आपकी नर्वसनेस को खत्म करे, वो स्किल आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है जी, और अगर आप उस स्किल को न अपने अंदर जिंदा नहीं कर सकते तो आपकी जो अटैची है ना उसमें इज्जत नहीं है, उसके अंदर फियर है। और अगर इज्जत है तो पहले सेल्फ की नजर में होती है, फिर कोई दूसरा मेरी इज्जत करे उस बात की एक्सपेक्टेशन होती है। स्वयं को स्वयं की नजर में स्ट्रोंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्किल को बहुत स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है, कि इधर नर्वसनेस है तो उधर क्या है, अगर यहाँ नर्वसनेस है तो उधर क्या है, और जो चीज मैं नहीं कर सकता वही चीज मैं सबसे बेहतरीन तरीके से करूं, उसकी रिप्लेसमेंट क्या है। आपको क्या डर है, स्टेज फियर, स्टेज में भी आपको क्या फियर है कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलूंगा ये ऐसा जो लोगों ने कभी सुना ही नहीं। अपनी क्लास में हम एक बात कहते हैं, आप एक बात किसी भी स्टेज पे पास जाके पूछ लो जी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कोई तो कहेगा है नहीं, कोई कहेगा है, कोई कहेगा धोखा दे के चला गया, कोई किसी का नाम ले देगा, दैट्स इट। कोई ये नहीं बता पाएगा कि मेरा हार्ट है। जैसे ही आपने कहा कि आपका हार्ट आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसी मोमेंट पे यू आर द किंग, राइट। और आप इस बात को भली भांति प्रूव कर सकते हो जी, जब से आप पैदा हुए हो तब से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो आपके लिए अनकंडीशनल काम करता है, दैट्स वाई ही इज योर हार्ट।
बस इतना आपने कहा नहीं, वो आप पे सवाल उठा सकता है क्या? वो खुद पे सवाल उठाएगा कि मैंने कभी क्यों नहीं सोची ये बात। और पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जो सिचुएशन आपको क्रिएट करनी होती है, वो बिना स्टंट के आप नहीं कर सकते क्रिएट। और स्टंट का मतलब है समथिंग यूनिक, जो मैं जानता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और एक आधा व्यक्ति अगर वहां पे हाथ खड़ा कर भी दे तो उसको बोलो मुझे पता था कि एक तो यूनिक होगा यहाँ पे, आपसे सबसे लास्ट में पूछेंगे, उसको बिठा दो चुपचाप, उसका हाथ भी ऊपर मत उठने दो, बिठा दो और अपनी स्टेज पे बात करो, अपने कंट्रोल में स्टेज को करो। दैट इज द यूनिकनेस। और जब आप इस यूनिकनेस के साथ अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, इस यूनिकनेस के साथ आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करते हैं, इन दैट मोमेंट यू विल बी किंग। नर्वसनेस आपके सराउंडिंग भी नहीं होती, आस पास भी नहीं होती नर्वसनेस हमारे उस टाइम पे जब हम इस प्रकार से चलते हैं। शक्ल मैटर नहीं करती, ये बात पूरी दुनिया को पता है। अकल मैटर करती है और आप क्या दे सकते हो ये मैटर करता है। भैंस कोई खूबसूरत प्राणी नहीं है, लेकिन दूध देती है इसलिए घर पे बांध के रखते हैं उसको, उसकी कीमत भी है। दूध ना देती हो भैंस तो कौन पालेगा भैंस को? ऐसे ही होता ना। गाय जब बच्चा देती है तब सबके घरों में बंध जाती है, नहीं तो सड़क पे घूमती रहती है। ऐसा ही होता ना गाय के साथ। जो सड़कों पे घूमने वाली गाय भी होती है उसको भी लोग अपने घर पे ले जाके बांध लेते हैं जब वो दूध देती है। वेन यू हैव ए स्किल तो हर कोई आपको ले जाएगा, हर कोई चाहेगा कि ये बंदे मेरा हो, ये बंदा मेरा हो, ये बंदा मेरा हो। और जब आपके पास स्किल नहीं है तो यू आर किलिंग योर सेल्फ। उस मोमेंट पे सिर्फ मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जिस पल मुझे मरना है, बस। लाइफ एक बार मिलती है, सिचुएशन हमेशा डू और डाई की होनी चाहिए। कल नहीं देखा किसी ने भी, आज सीखूंगा, आज करूंगा, आज बोलूंगा, आज खाऊंगा, जो करूंगा आज करूंगा। कल किसी ने नहीं देखा, वो आज मैं क्या सीख रहा हूं वो मेरे कल काम आ जाएगा। ऐसा है जी, ज्ञान और खाना फैलता जरूर है जीवन में। अगर आपको बहुत अच्छा पनीर या खाना बनाना आता है ना, तो वो आपको नहीं पता जब तक आप हमें खिलाओगे नहीं। हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे कि आप खाना अच्छा बनाते हो, राइट? ज्ञान इसका रिवर्स है। जब आपने पढ़ लिया ना और आपने समझ लिया, उसके बाद आप स्वयं को रोक ही नहीं सकोगे। जहां भी बैठोगे वहीं बरसेगा, जहां भी बैठोगे वहीं बरसेगा, वहीं फैलता चला जाएगा। रोक सकते हो? जो भी कुछ आप सीखते हो क्या उसको आप अपने तक रख सकते हो? कहीं ना कहीं तो टॉपिक्स में आता है बाहर, कहीं ना कहीं तो कन्वर्सेशन में आता है। हम अपनी लाइफ पे कितना अप्लाई करते हैं ये तो हमें नहीं पता, बट दूसरे को बुरी सलाह दे के आते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, राइट? ये एक परम अखंड सत्य है। जितने भी गुरु जी बने हैं इस भारत देश के अंदर, गुरु जी के चेलों ने गुरु जी बनाया, गुरु जी खुद थोड़ी गुरु जी बने। चेलों ने कहा जी हमारे गुरु जी ऐसे, हमारे गुरु जी ऐसे, हमारे गुरु जी ऐसे, और जनता को जोड़ते चले गए, राइट? गुरु जी ने खुद थोड़ी कहा मैं ऐसा या मैं वैसा, चेलों ने कहा। चेले ने क्यों कहा? क्योंकि चेलों ने गुरु से जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान उन्होंने बांटना था। कहीं ना कहीं वो अपने गुरु को टॉपिक में लाना चाहते थे और वो टॉपिक में ले आए। इसलिए हरि गुरु ने एक ही बात कही कि गुरु के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, गुरु के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु जी हर टॉपिक के अंदर रहे, गुरु जी हर टॉपिक में रहे। इसी वजह से गुरु गुरु हो गए और चेले चेले रह गए, क्योंकि चेलों ने ज्ञान को समझा, ज्ञान को फैलाया। लेकिन ज्ञान के जो भीतर की एक कहानी थी उस पर फिर कभी जाएंगे, उसको नहीं समझा कि गुरु निकल गया और हम वहीं रह गए। उस मतलब कंक्लूजन तक उन्होंने वो पहुंचे नहीं कभी भी। तो सिंपल सी बात है, जो हम सीखते हैं वो हम बोलते हैं, वो हम करते हैं, वो हमारी विचारधारा में भी आता है और वो हमारे टैलेंट में भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सीखते हैं और मेरे विजन के बीच में मुझे किस स्किल को ले आना चाहिए। अगर मुझे हीलर बनना है तो मैं किस स्किल को लेके आऊं? अगर मुझे क्या नाम है साइंटिस्ट बनना है तो मैं किस स्किल को लेके आऊं? मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं किस स्किल को लाऊं? मुझे कंप्यूटर में आगे बढ़ना है तो मैं किस स्किल को लेके आऊं? जब मैं ये सारे स्किल्स को लेके आऊंगा, मेरे पास ये सारे स्किल होंगे, तो उस मोमेंट पे आई एम द यूनिक। और अगर मैंने खुद को यूनिक बना लिया एक बार लाइफ में, ये साइकिल मेरा चल गया, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझसे नहीं छीन सकता मेरी अटैची। और कभी अटैची खोल के भी देखेगा ना, तो वो दूसरे वाला जो पन्ना था ना बेइज्जती वाला, वो कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वो यूनिक आदमी इतना स्मार्ट होगा
कि बेइज्जती में से भी इज्जत को ढूंढ लेगा। डॉक्टर मॉर्विन को कैंसर हुआ था और कैंसर होने के बाद उस व्यक्ति को व्हील चेयर पे आ गया वो। अब उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कोई भी काम स्वयं कर सके। तो उनके एक दोस्त ने उनको पूछा आके घर पे, कह रहा जी बाथरूम वगैरह खुद जाते हो या मतलब लेके जाता है आपको कोई? कह रहा लेके जाते हैं मुझे, मतलब मैं खुद नहीं जा पाता। तो कह रहा ये तो बड़ा खराब लगता होगा ना, इतना पैसा है आपके पास, सब कुछ है, और उसके बावजूद भी हम अपना वॉशरूम भी खुद साफ नहीं कर सकते, स्वयं को भी क्लीन नहीं कर सकते। ये तो लाइफ की एक बहुत बड़ी मतलब इंसल्टिंग बात हो जाती है लाइफ में। तो डॉक्टर मॉर्विन ने उसको एक बात कही थी। डॉक्टर मॉर्विन ने कहा ये तो अपना अपना सोचना होता है, सिंपल बात ये है कि मैं तो ये सोच के इस बात को एंजॉय करता हूँ कि मुझे फिर से बच्चा बनने का मौका मिला। पहले मेरी माँ ये काम करती थी, अब मेरी बीवी ये काम करती है, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं आया। एंड दैट इज द एटीट्यूड कि आपको कहाँ से क्या निकाल लेना है अपने लिए, और यही यूनिकनेस है। और इसी यूनिकनेस की वजह से शायद आज हम उनको याद भी कर रहे हैं, नहीं तो आपने कभी नाम ना सुना हो, या हमें याद, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमें क्यों याद करना उनको। लाइफ में जितने ज्यादा यूनिकनेस हैं आप, उतने ज्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। दुनिया के सबसे बदसूरत आदमी ने ये कह के पैसा कमाया कि मैं सबसे यूनिक हूं, और चार्ली चैंपियन ने अपने मुंह पे खुद पाउडर लगा के डांस किया और कहा मैं यूनिक हूं। जो भी व्यक्ति यूनिकनेस को कैरी करता है अपनी लाइफ के अंदर, उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। और इस बात को आप समझ लीजिए कि रेस के अंदर हम सब हैं, एक रेस के अंदर, उस रेस के अंदर अलग से वही चमकेगा जो यूनिक होगा। मान लो 1000 आदमी एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है जी, और सब के सिर सिर दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सबके सिर दिखाई दे रहे हैं, और मैं वहां अपनी पॉकेट में डाल के चला गया 10 गुब्बारे, मैंने गुब्बारे फैला के अपने सिर के ऊपर कर लिए ऐसे हाथ, तो क्या मैं दिखाई नहीं दूंगा? अलग से मैं अलग दिखाई दूंगा। फिर 999 तो सिर दिखाई दे रहे हैं और एक गुब्बारे वाला सिर दिखाई दे रहा है। दैट इज यूनिकनेस। और वो यूनिकनेस आपको अपने अंदर अपने करेक्टर में लानी पड़ेगी, और करेक्टर में यूनिकनेस सिर्फ एक ही चीज से आ सकती है, दैट इज कॉल्ड कि मैं नॉलेज को लेके कौन सा स्किल अपने साथ डाल सकता हूँ। नर्वसनेस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और जिस दिन नर्वसनेस खत्म हो जाएगी उस दिन मैं हूँ स्टेज के ऊपर, कोई दूसरा नहीं है। उस दिन मैं हूँ इंटरव्यू के अंदर, कोई दूसरा नहीं है। उस दिन मैं हूँ किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। दैट टाइम गेम ओवर। मैं अपने कॉम्पिटिटर से अपने कंपटीशन की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, मैंने लैंग्वेज ही चेंज कर दी, पैटर्न ही चेंज कर दी। और किसने कहा कि डराना बुरी बात है? जो डर सेहत के लिए अच्छा भी होता है। अपने कॉम्पिटिटर को बोलो मीहाओ जाके, मत बोलो नमस्ते। वो कहेगा ये क्या है? बोलो चाइना में ऐसे ही नमस्ते करते हैं, मीहाओ। बोलेगा कब गए? वो छोड़ो, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जा रही है, ये वाली मशीन पे काम बहुत जो है, उसको लगेगा इसको चाइना की लैंग्वेज भी आती है। आपने सिर्फ नमस्ते करी है और कुछ भी नहीं करा। चाइना की लैंग्वेज भी आती है और इसको सब कुछ पता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बस ये बोलते ही तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था ना। किसको उम्मीद थी कि भैया हिंदुस्तान का संत है और इस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा? माय डियर्स ब्रदर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे ही बोला था उन्होंने। एक लाइन के अंदर ही वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, और उसी के बाद तो विवेकानंद बने। उससे पहले कौन जानता था? उससे पहले तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। आज भी अगर आप उनकी पहचान को ढूंढते हो तो लोग कहते हैं जी शिकागो का वो इवेंट जहां पे उन्होंने ऐसा भाषण दिया था। उससे पहले के इतिहास पे लोग बात ही नहीं करते, बात ही लोग वहां से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनिकनेस खेली स्टेज के ऊपर और गेम ओवर। और यही चीज आपके किस्मत और जिंदगी हमें बार बार मौके देती है, बहुत सारे मौके देती है, बट हमारी नर्वसनेस हमसे वो सारे मौके छीन लेती है। हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास नॉलेज है, हम कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा नर्वसनेस हमसे सब कुछ छीन लेता है। और अगर हमने इस नर्वसनेस को छोड़ दिया अपने जीवन के अंदर, ठीक है जी, तो हमने उस बेइज्जती के टैग को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, उस बेइज्जती के डर को भी छोड़ दिया। अगर कोई गलती से मेरे वहां पे बेइज्जती लिख के भी चला जाएगा तो मैं उसको भी अपनी इज्जत बना लूंगा। ठीक है जी, वो भी मेरी इज्जत कहलाएगी उस टाइम पे, जब मुझे
अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस होगा। और स्किल का मतलब नॉलेज, और नॉलेज का मतलब मैं नहीं कह रहा किताबें पढ़ो, ये करो वो करो ना, कुछ अपने 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का कोई भी चीज अलग, सबसे अलग रख लो। अब हम क्या लेके घूम रहे हैं, फलाने क्लाइंट ने ये फीडबैक दिया जी, ढिमकाने क्लाइंट ने ये फीडबैक दिया जी मेरे बारे में, उसने ये बोला वीडियो पे, उसने वीडियो पे वो बोला, दैट इज नॉट स्किल। ये स्किल नहीं है। कुछ अलग, डिफरेंट क्या कर सकते हो, सबसे अलग क्या कर सकते हो, वो करो। ठीक है जी। मैं रेकी करता हूं, मैं क्यों बोलूं, मैं बोलूंगा मैं रेकी हीलर्स क्रिएट करता हूं, मैंने इतने रेकी हीलर बनाए, मैंने इतने न्यूमरोलॉजिस्ट बनाए। ठीक है जी। मैं क्यों बोलूं कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, अगर मैं बोलूं कि मैंने 6,000 न्यूमरोलॉजिस्ट बनाए, तो क्या आप मुझसे पूछोगे सर आपको न्यूमरोलॉजी आती है कि नहीं आती, या आप इस बात पे डाउट करोगे कि मेरी फीस, मैं, आप मुझसे प्रिडिक्शन करवाओ मैं सही करूंगा या गलत करूंगा। आप तो सीधा पूछोगे फीस कितनी है जी आपकी, जो 6,000 को बना चुका मतलब उसको तो बहुत बढ़िया वाली आती होगी। दैट इज द गेम ना, कि आपको बोलना कैसे है इस बात को। जैसे ही आपका एक ही पावर है इस दुनिया के अंदर, भेड़ सब है, भेड़िए बहुत कम है, क्योंकि भेड़ियों को हमने जंगल में छोड़ दिया, और भेड़ ऊन देती है इसलिए उसको हमने राजस्थान में इधर उधर छोटे मोटे गांवों में दूध के लिए और ऊन के लिए पाल के रखा है। राइट। तो भेड़िया बनने के लिए भीड़ के अंदर कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, इस बात को हमेशा से याद रखना। और अगर आप चिल्ला नहीं सकते तो इस बात की उम्मीद भी मत रखिए कि बिना रोए माँ बच्चे को दूध पिलाती है। देर बच्चे को भूखा ही रहना पड़ेगा आधे टाइम, जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं, बताता नहीं, तब तक दूसरे व्यक्ति को एहसास होता नहीं। और जब तक आप अपने स्किल के टैलेंट को लेकर कुछ यूनिकनेस नहीं करोगे, तब तक लोगों की आपकी तरफ नजर नहीं जाएगी। अगर कोई मैजिशियन सड़क पे आके खड़ा है तो आप नहीं जानते ही इज ए मैजिशियन, जब तक वो कुछ ऐसा करके नहीं दिखाता, जैसे उसने कुछ ऐसा किया आपने कहा ओह ये तो मैजिशियन है, उसने कुछ यूनिक किया, अपनी पहचान दी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज ए मैजिशियन। ऐसी गेम होता है। और बंदर वाला मदारी भी अगर बंदर को बढ़िया से नचाता नहीं है ना, तब हम उसके पास नहीं जाते। अगर वो बंदर लेके जा रहा है तो हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो बंदर को नचाएगा तो आपको 15-20 मिनट 30 मिनट होल्ड कर लेगा, और फिर आप उसके बंदर को भी पैसे देंगे और उसको भी पैसे देंगे। अब मदारी वो था या हम, ये हमें बाद में समझ में आता है। ठीक है जी। सिंपल सिंपल लाइफ की एक थ्योरी है, एक फिलोसफी है लाइफ को लेके, कि साइकोलॉजिकली जिन चीजों को हम ऐसे देखते हैं उनको ऐसे भी देखना शुरू करो। हर चीज को दो पहलू हैं, दोनों पहलू से सीखो। अगर नर्वसनेस है तो उसकी ताकत में यूनिकनेस भी है, और अगर गरीबी है तो उसकी ताकत में अमीरी भी है, और कोई चीज मेरे पास कम है तो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो होगा जो ज्यादा भी होगा, और मैं उसके लिए क्या काम कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, मजदूर बनो सिर्फ खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करो, खुद की नॉलेज पे, खुद की ड्रेसिंग पे, खुद के स्किल पे, ऑटोमेटिक अमीरी हमारे साथ जुड़ेगी, हम अमीरी के एहसास को कर पाएंगे। और अगर हम नर्वस हैं, सोच रहे हैं और भाग रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। अब बूढ़ा होना है ना सबको, सबको होना है बूढ़ा, क्यों नहीं होंगे। जितने बूढ़े होंगे उतनी हमारी कीमत बढ़ेगी, उतने अनुभवी होंगे, उतने ताकतवर होंगे, उतनी चीजें हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमें हमारा शरीर खराब हो, हमने कहा हमें बूढ़ा होना है। बूढ़ा होने का मतलब अनुभवी। आयुर्वेद में तो 42 ईयर्स की एज को ही यंग बोला जाता है, 42 साल की एज को ही यंग बोला जाता है, जहाँ पे कि हम बेहतरीन तरीके से क्या नाम है, हमारा ब्रेन पूरे तरीके से मेच्योर होता है। और हम क्या कहते हैं, 35 के बाद बाल सफेद हो गए जी, अब तो बुढ़ापा आ गया, ऐसा हो गया वैसा आ गया, ऐसा थोड़ी कुछ हुआ। बाल सफेद होना एक डिफरेंट प्रोसेस है, मान लेना डिफरेंट प्रोसेस है। तो हमें साइकोलॉजिकली आज से एक बात को समझ के चलना है कि मेरी वीकनेस ही मेरी स्ट्रेंथ है, और कुछ यूनिक स्किल आपको अपने भीतर डालने ही डालने हैं, चाहे वो कैसे भी आप डालो। सबकी अपनी अपनी फील्ड है, अपने अपने दिमाग हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपनी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस डालो। जब मैं
शुरू शुरू में क्लासेस दिया करता था तो मेरा कॉम्पिटिटर मुझे बहुत क्रिटिसाइज करता था। तो मैं रिमोट व्यूइंग वाले कॉन्सेप्ट पे और टेलीपैथी पे उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया, और एक टाइम पे मेरी महारत आ गई, और जहां भी कोई मेरे से दूसरी बात करता था ना, मैं टेलीपैथी या रिमोट व्यूइंग पे ले आता था। तो एक दिन एक बच्ची जो यहाँ बैठी थी गुड़गांव में, उसने लंदन में बैठ के उसके पापा क्या कर रहे हैं 5 मिनट में बता दिया, एंड उसके फादर शॉक्ड हो गए वीडियो कॉल के ऊपर, और वहां पे गेम ओवर हो गया। उस दिन के बाद मेरे कॉम्पिटिटर को ये लगा कि ये सुपीरियर है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही स्किल पे काम किया था तब तक, एक ही स्किल पे जो डिफरेंट है, जिसपे कोई दूसरा काम नहीं करता। और आज आप, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मेरा, तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आज की डेट के अंदर, और ना ही मैं किसी का हूँ। ठीक है जी, ना मैं किसी कॉम्पिटिटर, ना मेरा कोई कॉम्पिटिटर। आपको बस एक चीज लेके आनी है अपने साथ, कि मेरे पास है यूनिकनेस, मैं कर सकता हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपने स्किल को थोड़ा सा स्मार्टली लेके जा रहे हो। अब आप सब हिंदुस्तान में रहते हो तो गीता आप सबने पढ़ी होगी, उसमें एक बात कही थी भगवान श्री कृष्ण ने, जो आपको समझ आनी चाहिए, कि भैया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं बैठा हूँ रथ के ऊपर। हाँ, लेकिन अब मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि युद्ध किसने करा। ठीक है, युद्ध किसने लड़ा ये आपको पता होना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा ही हुआ ना, युद्ध किया उन्होंने? कोई कह सकता है नहीं किया? आप कहो नहीं किया तो आप झूठे, और आप कहो किया तो भी झूठे। आप कहो झूठे तो आप उनकी स्टेटमेंट को काउंटर कर रहे हो, और आप कह रहे हो नहीं किया तो फिर आप झूठे। वो कहेंगे जी मैंने कब किया। दैट इज द स्टंट, और यही स्मार्टनेस है। कि पार्थ, अपने गुरु को बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोला जी कैसे? वो मेरे गुरु है, झूठ कैसे बोलूं? अरे झूठ थोड़ी बोलना है, हाथी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाथी मारा गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया, झूठ थोड़ी बोल रहे हो। दैट इज व्हाट, यूनिकनेस। सामने वाले का कॉन्फिडेंस तोड़ दो। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया था, अश्वत्थामा मारा गया था। लेकिन क्या गुरु का बेटा मारा गया था? नहीं मारा गया था। दैट इज द डिफरेंस, कि आप किस सिचुएशन में कैसे प्ले करते हो। और जैसे आपको सिचुएशन प्ले करनी आ गई लाइफ के अंदर, तो आप ऑन ऑन वाली सिचुएशन में हो हमेशा, और विन विन वाली सिचुएशन के अंदर हो। नर्वसनेस तो दूर की बात है। नर्वसनेस किसके अंदर थी? नर्वसनेस किसके पास थी महाभारत के अंदर? अर्जुन के पास। और नर्वसनेस किसके पास थी? भीष्म पितामह के पास। इन दो करेक्टर के अलावा तो किसी के पास नर्वसनेस नहीं थी। और इन दोनों ही करेक्टर को वेल प्ले करवा दिया, दोनों ही विनर की सिचुएशन में आए। भीष्म पितामह को आप खराब थोड़ी मानते हो, चाहे वो अगेंस्ट लड़े। और क्या आप अर्जुन को खराब मानोगे? दोनों में ही नर्वस थी। क्या करण के अंदर नर्वसनेस थी? ये जानते हो कि ये मेरे भाई हैं, लड़ना है तो उसको लड़ना था, तो लड़ना था। नर्वसनेस नहीं थी। जिन दो करेक्टर में नर्वसनेस थी, वही दो करेक्टर आमने सामने होके आमने सामने से लड़े, और दोनों ही जीत गए, क्योंकि दोनों ने अपनी नर्वसनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। और यही लाइफ है, दैट इज द गेम, कि आप कैसे अपने आप को कन्वर्ट करते हो। अब मैं ये मान के बैठा रहूं जी मैं एक रेकी हीलर हूं, और सारी दुनिया में लोग रेकी सिखा रहे हैं, मेरे पास कौन आएगा? तो आप नर्वस हैं। मैं जो सिखा सकता हूँ वो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने अपने स्किल में कुछ डाला ही नहीं। मैंने रेकी को रेकी ही बना के रखा, और मैंने रेकी की सीमाओं को तोड़ा ही नहीं। ज्ञान का मतलब समझो। नेचर का एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, कि जो मेरा बालक होगा वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, और जो उसका बालक होगा वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, और जो उसका बालक होगा वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। यही प्रोसेस है नेचर का। क्यों? क्योंकि भैया सब अपने अपने डीएनए से सारा ज्ञान आगे पास करते जा रहे हैं। राइट? एक बच्चे के जिसके दो माँ बाप, एक मदर है एक फादर है, वो सिर्फ अपने फादर के डीएनए से नहीं है, वो अपनी मदर की नॉलेज से भी है और फादर की नॉलेज से भी है, दोनों से है ना। तो वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए वो बच्चा उन दोनों से इंटेलिजेंट होगा। अब उसकी जिससे शादी होगी, और उसका आगे जो बच्चा होगा, वो भी दो के कॉम्बिनेशन से होगा। राइट? हमने यही तो किया अपने डीएनए के अंदर, शुरू से लेकर एंड तक पूरी प्रजनन क्रिया के अंदर ही यही है। हम कहने को कुछ भी कहें, लेकिन मेरा और मेरी वाइफ का कॉम्बिनेशन ही मेरा बच्चा होगा, और जो हम दोनों का बच्चा होगा उसमें मेरे गुण भी होंगे और मेरी वाइफ के भी गुण होंगे, तो मतलब वो एक और एक 11 हैं। हम अलग अलग हैं,
लेकिन वो हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही जिससे आप जो कुछ भी सीखते हो अपने जीवन के अंदर, वो आप हो, ठीक है जी, और एक आपको सिखाने वाला है। लेकिन जब जिसने, मान लो मेरे से आपने क्लास सीखी, वो सिर्फ मेरी नॉलेज है जो मैंने आपको सिखा दी, राइट। लेकिन जब आप सिखाओगे तो मेरी प्लस आपकी नॉलेज नहीं होगी क्या? तो वो नॉलेज मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए उस केस के अंदर। और उस केस के अंदर जो आप सिखाओगे मुझसे अलग भी होगा और वो मुझसे ज्यादा पावरफुल भी होगा उस मोमेंट पे। और यही सच्चाई है। अगर मेरे गुरु ने मेरे को कहा कि ये चीज ऐसे होती है, मैंने कहा ऐसे है, वो मेरे गुरु का ज्ञान था मेरे लिए। अब मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, तो हम दोनों, अब मेरी बुद्धि और मेरे गुरु का ज्ञान जो मिलके आगे जाएगा, वो 1 और 1 11 हो जाएगा। और ये हमेशा ही होना चाहिए। और इसीलिए इसी प्रकार से आप ज्ञान को बढ़ा भी सकते हो, इसी प्रकार से आप ज्ञान को ज्यादा बांट भी सकते हो। और अगर मैं यही सोच के बैठूं कि मेरे गुरु ने मुझे इतना ही सिखाया और मैं इतना ही डिलीवर करूंगा, तो वहां पे मैंने गलत कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर मेरा गुरु कहेगा भैया मैं गलत जी लिया 60-70 साल, तेरी जगह भी मुझे ही जी लेना चाहिए था, मैं खुद ही बांटता रहता आगे। और गुरु के लिए शिष्य वो जो गुरु के ज्ञान को मल्टीप्लाई करके बांटे। रामा चेकर को इसलिए नहीं जानते हम कि वो सचिन का गुरु है, इसलिए जानते हैं कि क्योंकि सचिन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। और ऐसे गुरु जिनको पहचान उनके शिष्य से हो, वही रियल गुरु कहलाते हैं, जिनकी पहचान उनके शिष्य से हो। और मेरी नजर में तो ऐसे सिर्फ आज तक स्वामी विवेकानंद ही हुए हैं जिनके गुरु की पहचान उनसे होती है। मतलब रामकृष्ण परमहंस को हम जानते हैं किससे? स्वामी विवेकानंद से। और ये पहचान उन्होंने अपने गुरु को रिवॉर्ड के रूप में दी है। जो भी शिष्य अपने गुरु से ज्यादा हमेशा आगे बढ़ेगा, वही अपने गुरु का फेवरेट कहलाएगा। आप अपने गुरु को दे तो कुछ भी नहीं सकते। हम कुछ दे सकते हैं कभी भी ना, हम माता पिता का कर्जा चुका सकते, ना गुरु का कर्जा चुका सकते। लेकिन अगर आपने अपने गुरु को बेहतर, उससे बेहतर किया, तो आपने अपने गुरु को बहुत कुछ दे दिया उस केस के अंदर। और जिस मोमेंट पे आपने वो बेहतर कर दिया, उसी मोमेंट पे फिर आप और आपके गुरु एक हो गए। तो हमेशा अपनी चीजों को मल्टीप्लाई करो विद योर स्किल, एंड डोंट स्टॉप कि एजुकेशन इतनी ही है। एजुकेशन इतनी ही होती ना, तो हमें पहली क्लास में एक आधी किताब मिलती थी, आज के बच्चों को कितनी किताबें मिलती हैं पहली क्लास में? हम भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पहली क्लास में इंग्लिश कब मिलती थी? आजकल के बच्चों को इंग्लिश कब मिलती है? आजकल के 5वीं क्लास के बच्चे का बस्ता कितना भारी है। हमारे टाइम में एक सुबोध नाम की किताब होती थी, और उसमें पूरा का पूरा आधी ग्रेजुएशन कर लेते थे हम सुबोध के अंदर। एक सिस्टम है, वक्त के साथ नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, कंपटीशन के हिसाब से अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। और ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और जिसने कहा कि मैं नहीं, आप नर्वस होने के लिए तैयार हो जाओ। और जिसने कहा यस मुझे एक्सप्लोर करना है, वो हमेशा ही आगे बढ़ेगा। वो हमेशा आगे बढ़ेगा जो अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। तो हमें इतना ही अपने माइंड के अंदर लेके चलना है कि व्हाट इज माय चॉइस, नर्वसनेस और नॉलेज। मेरे को क्या पकड़ना है? मैं नर्वसनेस को अपने स्किल से कैसे खत्म कर सकता हूँ? कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, वो आपकी नॉलेज है। कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, वो आपका स्किल है। और ऐसी प्रॉपर्टी का साइकोलॉजी में हमारे पास होना हमें अमीर बनाता है। उस वक्त अमीरी का एहसास मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता, जब मैं ये स्किल लेके अपने साथ चलता हूँ। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। उम्मीद करता हूँ कि कल सुबह तक हम सब एक एक स्किल सीख के सोएंगे रात को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।